हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईश्वरी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आज देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम जयप्रकाश नारायण जी के बारे में देख लिया था। उनका जो भाषण था संपूर्ण क्रांति, उसके बारे में भी देख लिया था। आज हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी। ठीक है, उन्होंने उनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, ठीक है, उन्होंने क्या सब पढ़े है ना, कहाँ कहाँ काम किए। चलिए शुरू करते हैं। तो है सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी। निधन की अगर बात करें तो 24 अप्रैल 1974। देखिए 1974 में हुआ था। जून, अप्रैल, मई, जून, जून। देखिए 5 जून को बताए थे हम उसमें कि दिनकर जी का विलिंगडन हॉस्पिटल में ले जाया गया था। किसने ले गया था? रामनाथ गोयनका जी ने। 3 मिनट में पहुंचाया था। लेकिन फिर भी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का हृदय जो है जिंदा नहीं हो पाया था। और 24 अप्रैल 1974 को निधन हो गए थे हार्ट अटैक के कारण। ठीक। जन्म स्थान है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। सिमरिया जो स्नान करते जाते हैं, नहीं, सिमरिया में क्या करने जाते हैं? गंगा स्नान करने। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म स्थान है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार है। माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। ठीक है, माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। जयप्रकाश के माता का नाम बताइए क्या था? जल्दी बोलिए। हाँ, क्या था? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। फूल रानी। क्या था? फूल रानी, फूल रानी, फूल रानी। जयप्रकाश नारायण क्या पापा का नाम था हर्षि दयाल, हर्षु दयाल। लेकिन इनके माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह है। पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। लेकिन जयप्रकाश नारायण के पति का नाम प्रभावती देवी। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास, सबका गांव में ही होता है प्राइमरी स्कूल का शिक्षा। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किया। कहाँ से? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किया 1928 में। 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया। मैंने भी बीए ऑनर्स हिस्ट्री में कर रखा है, जैसे इन्होंने कर रखा है। ठीक है, 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किया। अब है वृत्ति। वृत्ति मतलब काम क्या किया। तो प्रधानाध्यापक था एच स्कूल बड़बिघा का। बड़बिघा पटना में है सर, बड़बिघा पटना में है। तो एच स्कूल था, इसका क्या था? प्रिंसिपल था। सब रजिस्ट्रार बना, सब डायरेक्टर बना, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, मतलब सरकारी अफसर भी था भाई, प्रोफेसर भी है। हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति, वाइस चांसलर, हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए। अब है साहित्यिक अभिरुचि क्या सब थे। तो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुआ। पूछेगा कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ? तो 1925 में। और किस में प्रकाशित हुआ? छात्र सहोदर में। याद रखिए, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ? 1925। कहाँ, किस में प्रकाशित हुआ? छात्र सहोदर में। अवदेश पटना, प्रकाश बेगूसराय, प्रतिमा कन्नौज में। छात्र जीवन में अनेक रचनाएं, मतलब देश लिखा है, रचना है देश, लेख का नाम है, पटना में लिखा। प्रकाश बेगूसराय से प्रकाशित हुआ। प्रतिमा कन्नौज से प्रकाश। पूछ सकता है कि देश जो है रामधारी सिंह कहाँ से प्रकाशित हुआ? पटना से। प्रकाश कहाँ से? बेगूसराय से। प्रतिमा कहाँ से? कन्नौज से। में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित। और 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित। पूछता है प्रणभंग जो है गांधी जी का, क्या बोल, सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर जी का कब प्रकाशित हुआ? तो जब वे 21 साल के थे। कितने साल के थे? 21 साल की। इनकी पहली कविता पुस्तक थी। पहली कविता पुस्तक कौन है रामधारी सिंह दिनकर जी के? तो प्रणभंग। कितने वर्ष की अवस्था में? 21 वर्ष की अवस्था में। अब देखिए कृतियां। तो प्रमुख काव्य कृति की बात करें तो प्रणभंग 1929। मारते चले, लिखते चलिएगा। प्रणभंग 1929, प्रणभंग, रेणुका 1935, हुंकार 1938। ये सब नहीं पूछता है उतना इसमें। प्रणभंग पूछ सकता है कि 1929 में हुआ था, लाहौर की अधिवेशन हुआ था। चलिए, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी। उर्वशी पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आगे लिखा होगा। उर्वशी पे क्या मिला था? भारतीय ज्ञान पुरस्कार। परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को ही नाम, हारे को ही नाम। ये सब क्या था? कविता था, काव्य कृति था। क्या सब? फिर से देख लेते हैं। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम।
ठीक है। अब गद्य कृति देख, कविता तो देख लिए, अब गद्य देखिए। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर 1922, इसको याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर कब हुआ था? 1952, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसका चैप्टर दिया गया है, निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, कब हुआ था? 1900, ये भी याद रखिएगा। देखिए एगो ये याद रखिएगा, उर्वशी कब आया? 1961। उर्वशी कब आया था? 1961। उर्वशी क्या है? कविता, 1961। ठीक है। उसके बाद ये याद रखिए, अर्धनारीश्वर 1952, और संस्कृति के 4 अध्याय 1956। काव्य की भूमिका 1958 में, वट पीपल लिखा 1961 में, उर्वशी भी 1961 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, और दिनकर की 1973 में। ये सब काव्य कृति, क्या बोलते हैं? गद्य था। ये सब के सब क्या है? गद्य है। और ये सब के सब क्या था? काव्य था, पद्य था। ठीक है। अब पुरस्कार एवं सम्मान देखिए कैसा मिला। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बताए थे। और उर्वशी पे क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबके सब जितना भी सब लिख लेना है। राज्य के सांसद भी हुए ये, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब है पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित, राष्ट्र कवि के रूप में समादृत, पीछे भी बता दिया है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही असमर्थ गद्यकार भी थे। कविता लिखते थे ना, उससे उतने ही असमर्थ गद्यकार भी थे। उनके गद्य में भी उनकी कविता के गुण ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूपकधर्मिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरित होते हैं। मतलब जैसे कविता लिखते थे, जिस ओज प्रोत से, जिस भावना से लिखते थे ना, वैसे गद्य भी लिख सकते थे। उनकी कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है। मतलब उनकी कविता से, उनके गद्य से ऐसा पता चलता है कि कैसा व्यक्तित्व रहे होंगे रामधारी सिंह दिनकर जी। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती, इतना अच्छा भाषा है सो। अब यह पाठ को श्रोताओं की गहनशीलता पर निर्भर है कि वह कितनी जागरूक और चौकन्ना है, नहीं समझे? अब ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि भाई आप लोग, हम लोग कितना जागरूक है, जो पढ़ रहे हैं तो कितना तेज है, हम लोग कितना जागरूक है कि समझ रहे हैं। उनकी पराक्रमिक वाणी में सन्नाटे और मौन के सक्रिय निषेध का भी बल है। गोया वह उठ खड़ी हुई वाणी हो। गोया मतलब जैसे वो उठ खड़ी हुई वाणी हो, कि वाणी जो है खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया है। दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि है। चलिए पूछता है ये क्वेश्चन कि दिनकर जी किस युग के कवि है? तो छायावादोत्तर युग के। किस कवि के? छायावादोत्तर युग। किस कवि के? छायावादोत्तर युग के। चलिए, वे भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि है। कैसे कवि है? आधुनिक कवि है। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी। कब की थी? 30 के दशक में ही कर दी थी। ठीक है। किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत पर गीत, काव्य नाटक इत्यादि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उतनी नहीं है, मतलब ये सब नहीं भी समझेंगे तो चलेगा, वैसे हम पढ़ा देते, समझा देते हैं। उसकी छाप उनके काव्य और गद्य दोनों पे है, मतलब काव्य पे भी है और गद्य पे भी इसकी छाप इतना अच्छा से लिखते हैं। स्वभावतः गद्य पर अधिक स्पष्ट और मुखर है। जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास की कवित्व प्रतिभा का एक दिनकर पर वैभव वर्धक प्रभाव है। मतलब महाभारत जो कि महाभारत और व्यास की कवित्व, जो व्यास जो लिखा था महाभारत, उस पे जो है इसका प्रभाव है। किस पे प्रभाव है इसका? महाभारत व्यास का जो कविता सब है दिनकर जी पे है। दिनकर में इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना और समाज, राजनीति, दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। गद्य के क्षेत्र में, एक मिनट सॉरी, चलिए, गद्य के क्षेत्र में कहाँ गया? हाँ, गद्य के क्षेत्र में दिनकर ने अनेक उल्लेखनीय कृतियां दी है, जो अनेक अर्थों में उनके युग की उपलब्धि मानी जा सकती है। काव्य चिंतन, संस्कृति चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन आदि को लेकर उनके गद्य लेखन की अनेक कोटियां बनती है। उनके गद्य में विषय वस्तु, शैली, विधा और गद्य रूप की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य है। सामान्यतः उनका साहित्य, विशेषकर गद्य साहित्य, संबोधित साहित्य है। लेखक जानता है कि वह किन के लिए लिख रहा है। लेखक जानता है कि वे किन के लिए लिख रहा है। चलिए, उसकी रचनाएं उस तक मनचाहे रूप में संप्रेषित हो जाती है।
स्वभावतः दिनकर के साहित्य में एक प्रत्यक्षता और गर्माहट है। ठीक है, यहाँ उनका प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर, चलिए क्या पर यहाँ पे है अर्धनारीश्वर, यहाँ से अब पूछने वाला बात है कि अर्धनारीश्वर कैसा है, तो निबंध है। अर्धनारीश्वर भारत के एक मितकथीय प्रतीक है जिसमें दिनकर अपना मनचिता आदर्श निरूपित देखता है। मतलब अर्धनारीश्वर के बारे में बताया है कि अर्धनारीश्वर क्या है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। यह उनका प्रिय प्रतीक है जो प्राय उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों में व्यक्त होता है और काम करता दिखलाई पड़ता है। जीवन भर यह दिनकर का उपास्य आदर्श बना रहा। उनकी संवेदना, भावबोध और काव्य संस्कार पर इसका गहरा असर है। इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है? क्या यह आज के सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए भी कोई अर्थ और संदेश रखता है? दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में इस निबंध में विचार करते हैं। दिनकर के जन्म शताब्दी वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर उनके द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा, फुर्सत में लिखा है यह निबंध, किसमें लिखा है? फुर्सत में, मौलिक अखंड स्वरूप की एक झलक पा सकता है जो पराया ओट और धुंधलक में रहता है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, ज़्यादा इसमें था, जितना भी था जिसमें हम बोले थे इंपॉर्टेंट है उसको आप टिक कर लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना उतना हम पढ़ेंगे जितना आएगा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद सभी को।